नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना जैन और मैं आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विद्यापति। विद्यापति का जो जन्म स्थान है दरभंगा जिला माना जाता है, दरभंगा में माना जाता है। और विद्यापति जो थे वो मैथिल ब्राह्मण थे। मैथिल ब्राह्मण माना जाता है और प्राचीन कवियों की तरह इनका भी कोई जन्म स्थान मतलब फिक्स नहीं माना जाता कि इनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पर फिर भी लगभग ये अनुमान लगाया जाता है कि 1350 ईस्वी सन के लगभग माना जाता है कि इनका जन्म स्थान यही होगा। और इनकी माता का जो नाम था वो था हंसनी देवी। और पिता का नाम गणपति। पिता का नाम गणपति ठाकुर माना जाता है। इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। विद्या हंस पर सवार होकर गणपति के पास जाती है। इसे याद कर लो कि विद्यापति की खुद का माँ का नाम हंसनी देवी था और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। विद्या हंस पर सवार होकर गणपति की पूजा अर्चना करने जाती है, फिर ऐसा ही याद कर लो, गणपति की पूजा करते हैं। और जो शिव सिंह थे अपने पिता देवी सिंह के साथ ही रहते हुए महाराजा कहलाते थे, क्योंकि अपने पिता के साथ ही जो है वो राजा के साथ राज दरबार में जाते थे। ये जो थे शिव सिंह के सभापति रहे थे। शिव सिंह के ये विद्यापति जो थे शिव सिंह के सभापति रहे थे। और पिता देवी सिंह राजा बने और राज्य का भार से जो शिव सिंह के कंधों पर था, उसी समय विद्यापति और शिव सिंह की घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। मित्र था शिव सिंह, इसका मित्र था क्योंकि इसके पिता जो देवी सिंह थे, शिव सिंह के पिता थे देवी सिंह। तो ये भी अपने पिता के साथ राज दरबार में जाते थे शिव सिंह भी, और विद्यापति भी अपने पिताजी के साथ गणपति ठाकुर के साथ राज दरबार में जाते थे। दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई थी और ये अपने अंतिम समय तक दोनों साथ रहे थे। और इसमें शिव सिंह की पत्नी जो है, इन्होंने लक्ष्मा देवी का भी वर्णन किया था कुछ। और ये जो शिव सिंह जो थे वो किन किन के दरबार विद्यापति किन किन के दरबार में रहे ये बता रही हूँ मैं। कुछ प्रमुख नाम है दरबारी कवि। एक तो देव सिंह के रहे थे, दूसरा कीर्ति सिंह, तीसरा है शिव सिंह, चौथा है पदम सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, अगला चंद्र सिंह। इन सब के दरबार में रहे थे विद्यापति। 1 2 3 4 6 7 8 लगभग 8 राजा के दरबार में ये दरबारी कवि के रूप में रहते। देव सिंह, कीर्ति सिंह, शिव सिंह, पदम सिंह, नरसिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और चंद्र सिंह, इनके दरबार में रहे थे विद्यापति। विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं आगे अपन। विद्यापति श्रृंगारी कवि थे। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल कवि शेखर जयदेव अभिनव के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये इनको
उपाधियाँ मिली थी। राजपुरोहित, मैथिल कोकिल, संगीतकार, दरबारी कवि, लेखक, ये भी इनको कहा जाता है। दरबारी कवि के साथ साथ लेखक ये भी कहा जाता है। इसकी मैथिली भाषा में रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास की सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं। क्योंकि ये भी प्रेम रस से परिपूर्ण है और ये भी, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। इनकी पदावली सबसे ज़्यादा प्रमुख रही, विद्यापति की पदावली, और इनकी प्रसिद्धि का भी लगभग यही कारण माना जाता है। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। यानी कि इसमें इन्होंने राधा को एक सामान्य नायिका, मतलब देवी स्वरूप न मान करके सामान्य नायिका के रूप में राधा को चित्रित किया है, और राधा और कृष्ण भगवान को। तो बहुत सारे जन ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि ये भक्त कवि नहीं है, ये सिर्फ श्रृंगारी कवि है। क्योंकि कोई भी भक्त अपनी मतलब जिसको अगर भक्त मानता है तो वो अपनी अपनी मतलब आराध्य को माँ स्वरूप मानता है, तो वो उसको एक सामान्य नायिका के रूप में, मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित नहीं कर सकता। और जबकि इन्होंने मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित कर दिया है, तो इसका इन्होंने विरोध किया है। यही बात आ गया कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि, यह विवादास्पद प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो किसी को अगर देवी को माँ स्वरूप मानेगा तो वो उसका एक नायिका रूप में कैसे चित्रित कर सकता है, कि जैसे कोई अभी अपनी माँ के सामने कैसे वैसा बोल सकते। तो इनको ने विरोध किया कि ये भक्त कवि नहीं था, और बहुत से को मानना था कि श्रृंगारी कवि है। पर बहुत सारे इन्होंने इसका विरोध किया, श्रृंगारी कवि नहीं है, ये सिर्फ भक्त कवि है और ये भक्तिपूर्ण रचना है। अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि मानते। विद्यापति ने नायक नायिका के वय, संधि, सद्य स्नात, नक्षिक सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति क्रीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया है। इसका मैं और भी आगे बता दूंगी। विद्यापति की पदावली में शिव भक्ति, दुर्गा स्तुति, अन्य देवी देवताओं के किरण से पद संबंधित पद मिलते हैं, परंतु उसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता मिलती है। कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किंतु विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। नारी के अंग विशेषों का वर्णन उन्होंने अपने इष्ट देव शिव से भी बढ़ चढ़कर किया है। जितना उन्होंने शिव जी का वर्णन नहीं किया है, उतना इन्होंने श्रृंगार रस का, नारी के अंगों का वर्णन किया है कि नारी कितनी सुंदर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक कथन कहा था, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी बताया है। मतलब विद्यापति की रचनाओं को भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला संस्कृत में रचनाएं, दूसरा अवध में रचनाएं, फिर लोक भाषा में रचित रचनाएं। 3 भागों में किया गया है। तो पहला मैं संस्कृत वाली रचनाएं बता रही हूँ। शिव सर्वस्वार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, खंगा वाक्यावली, पुरुष परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक, लिखनावली। अब इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। विद्यापति शिव भक्त है,
दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा की पूजा भी करते हैं। उससे पहले ये गंगा में स्नान करते हैं। ये गंगा आ रहा ना, विद्यापति शिव भक्त है, यहाँ से शिव पर दुर्गा की पूजा भी करते हैं। यहाँ से दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये तरंगिणी नहीं, अंगिकी नहीं, तरंगिणी है। दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा की पूजा करते हैं। उससे पहले गंगा स्नान करती है। गंगा व केवल यहाँ छूट गया जो। उससे पहले गंगा स्नान करते हैं। फिर कुछ दान देते हैं। परीक्षा देने अपने विभाग में जाते हैं। फिर कुछ दान देते हैं। परीक्षा देने अपने विभाग में जाते हैं। और पत्र पर खूब लिखते हैं। अपने को भी पेपर मिले तो अपन कितना लिखते हैं, खूब लिखते हैं। तो वैसे ये भी खूब लिखते हैं, ऐसा याद कर लो। विद्यापति शिव भक्त है। शिव भक्त से शिव सर्वस्व सार। गंगा और दुर्गा की पूजा भी करते हैं। तो दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये अंगिकी नहीं है, तरंगिणी है। और फिर उससे पहले गंगा स्नान करते हैं, से गंगा वाक्यावली। फिर कुछ दान देते हैं। दान देते से दान वाक्यावली। फिर परीक्षा देने अपने विभाग में जाते हैं। तो परीक्षा से पुरुष परीक्षा, विभाग से विभाग सार हो जाएगा, ये विभाग सार है। फिर वहाँ जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं अपने विभाग में। फिर पत्र पर खूब लिखते हैं। पत्र से गया पतलक हो जाएगा। खूब लिखते हैं से लिखनावली। खूब वर्ण लिखते हैं, ऐसा याद कर लो। पत्र पर खूब वर्ण लिखते हैं। ये वर्ण कृत्य नहीं, ये वर्ण व्रत है। वर्ण व्रत, ये भी रचना। और पत्र पर खूब वर्ण लिखते हैं, यानी कि खूब शब्द लिखते हैं। कोई 100 नंबर का एक क्वेश्चन आया होगा, जैसा हमें में आता है, खूब वर्ण लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसे याद कर लो। सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, पुरुष परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक, वर्णव्रत, लिखनावली, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। फिर इनकी अवट में रचित रचनाएं, गद्य पद्य मिश्रित तो 2 रचनाएं अवट की रचनाएं। एक तो है कीर्ति लता, और एक है कीर्ति पताका, तो 2 सरल ही है। और तीसरा में भी रचित कुछ रचनाएं हैं। मिथिले में रचित रचनाएं, मिथिले में रचित 2 रचनाएं ही हैं। एक तो पदावली, एक गोरक्ष विजय। एक तो पदावली, एक है गोरक्ष विजय। इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। इनकी अवटिक में 2 ही भाषा में रचना है। अवट, कीर्ति हटी लड़की है, कीर्ति हटी
लड़की है। इससे ये हो जाएगा कि अवध की रचित दो रचना, एक तो कीर्तिलता और एक कीर्तिपता का। दूसरा है मैथिली में रचित कुछ रचनाएं। तो मैथिली की दो हो गई, एक तो पदावली, एक गोरक्ष विजय। गोपियाँ गाय को मेथी खिलाती है, इसे याद कर लो क्योंकि ये मैथिली भाषा की रचनाएं। या फिर इसके मेथी पद, ऐसे याद कर लो। गाय मेथी खाती है, गायें पैरों से चलकर मेथी खाने जाती है। गोरक्ष विजय, इसे याद कर लो। गायें पदावली से पैरों से, गायें पैरों से चलकर खेतों में मेथी खाने जाती है, ऐसा याद कर लो। कोई मेथी उगाते हैं तो गायें पैरों से चलकर मेथी खाने खेत में जाती है। ये एक नाटक है, गोरक्ष विजय जो है ये एक नाटक की श्रेणी में आता है। इसका गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है और पद्य भाग जो है मैथिली में लिखा गया, इसीलिए इसको ये मैथिली की रचित रचना बोली, वरना है तो ये संस्कृत की है। अगला जाए कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन है, क्योंकि उनके दरबारी कवि रहे थे तो उन्होंने उनका ही वर्णन करा था। कीर्ति पताके में राजा शिव सिंह एवं कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन है। कीर्ति पताका में मुस्लिम आक्रमण, क्योंकि उस समय में भारत विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था, तो उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने थोड़ा उनका भी कीर्ति पताका में लिख दिया था। अगला लोक भाषा में रचित रचनाएं। शब्दावली रचनाओं की संख्याओं की दृष्टि से तो विद्यापति संस्कृत व अवध के साहित्यकार कहे जा सकते हैं, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें उनकी हिंदी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया जाता है। हिंदी में इनको पदावली को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। पदावली के इनके वो कुछ 15 भेद भी आएंगे, वो मैं आगे बता दूंगी कि पदावली का प्रारूप क्या था जो इतनी लोकप्रिय हुई थी। प्रेम के क्षेत्र में भी विद्यापति पूर्ण स्वच्छंद कवि दिखाई देते। उनका प्रेम कुल की प्रतिष्ठा, परिजनों का भय, समाज के बंधनों एवं धर्म के नियमों को ठुकराता हुआ निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। स्वच्छंद प्रेम की उत्पत्ति प्राय प्रथम दर्शन से ही होती है। विद्यापति के नायक नायिका भी प्रथम दृष्टिपात से ही प्रणय वेदना से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि पहली दृष्टि में ही वो प्रेम की पीड़ा से वो पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा उनका मतलब काव्य में ऐसा उनका वियोग श्रृंगार का इतना वो यूँ वर्णन किया गया है कि, और परिजनों का भय, यानी कि वो श्रृंगारिक रचनाएं इतनी लिखते थे कि वो उनमें बहुत ज़्यादा ही श्रृंगारिकता होती, तो परिजनों का भय भी इनको नहीं है। ऐसे इनकी रचनाओं को पढ़कर लगता है जैसे कोई ऐसी रचना लिखी तो उनको लगे कोई ये मेरी माँ पढ़ेगी या मेरी बहन पढ़ेगी या फिर मेरी बेटी पढ़ेगी या फिर मेरा पिताजी पढ़ेंगे, तो ये रचनाएं फिर, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी के समय में रहते, उस समय में राज दरबारी कवि थे, तो जैसा उनको राजा आदेश देता था वैसे उनको रचना करनी पड़ती थी। तो फिर वो उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी तो उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि मेरी माँ पढ़ेगी या मेरी बहन पढ़ेगी या फिर मेरी बेटी पढ़ेगी तो उनको कैसा लगेगा। तो पर इन्होंने श्रृंगारी का इतना ज़्यादा वर्णन करा था तो कि इनको लगता ही नहीं था कि इनकी रचनाओं को पढ़ करके इनको किसी का भय होगा। ये तो निर्भय होकर के एकदम रचना लिखते थे कि कुल की प्रतिष्ठा की भी वो मान मर्यादा का इतना वो खास ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा पढ़कर इनकी रचनाओं को सब लोग कहते हैं। विद्यापति की नायिकाएं प्रत्येक परिस्थिति और अवस्था में अपने प्रेम पर दृढ़ रहकर अपूर्व साहस का परिचय देती। विद्यापति के श्रृंगारी पदों में स्वच्छंद प्रणय के अतिरिक्त दाम्पत्य का
भी चित्रण गौण रूप में हुआ है, जिसमें प्रथम समागम से लेकर पति के विदेश गमन तक के प्रसंगों का चित्रण है। अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। यहाँ नायिका प्रेमिका न होकर पत्नी ही है। विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। कवि अपने काव्य की जिन शिल्पगत विशेषताओं को प्रयुक्त करता है उन्हें काव्यगत विशेषताएं कहा जाता है। काव्यगत विशेषताएं काव्य के शिल्पों को ग्रहित करती है। शिल्प से आशय ये होता है, सौंदर्य से होता है। भाव पक्ष व शिल्प पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में वस्तु वर्णन, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता और रसों का संयोजन आदि आते हैं। काव्य में भाव पक्ष प्रधान होता है। किसी भी काव्य को मुख्य रूप से भाव पक्ष की कसौटी पर ही परखा जाता है। भाव यानी कि मैं कोई भी कहानी लिख रही हूँ खुद से या कोई रचना लिख रही हूँ तो मेरे मन में क्या भाव उठे, मैंने क्या समाज का मुद्दा उठाया, सामाजिक मुद्दा, किस मुद्दे पर मैंने अपनी बात रखी है या बात लिखी है, मेरे मन में क्या विचार आके लिखे हैं कि समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और विद्यापति के काव्य की विशेषता में भी यही माना गया कि इसमें खास अनुभूति है, मार्मिकता यानी मर्म को छू लेने वाला, रस का संयोजन यानी कि इसके अंदर इसमें श्रृंगार रस में संयोग पक्ष को प्रमुख रसराज माना गया है, तो इसमें रसों का भी अच्छा संयोजन मिलता है, काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलता है। इसका भाव पक्ष मजबूत कहा जा सकता है एक तरह से। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही प्रभावशाली व गौरवपूर्ण है। और इनकी भाषा का इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं में कुशल थे। पदावली में उन्होंने उस समय की जनभाषा को ही अपनी पदावली की भाषा बनाया था। विद्यापति ने शब्द शक्ति के व्यंजना रूप को सहारा लिया था। व्यंजना यानी कि व्यंग्य रूप में कही गई बात, किसी को भी ऐसे हंसी मजाक में यूँ ताना मार के, ये भी एक शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति का ज़्यादा प्रयोग में लिया था। अगला अलंकार। विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। वह काव्य में केवल चमत्कार ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि भाव प्रवणता को बल प्रदान करती। विद्यापति ने पदावली में नक्सिक वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि में सादृश्यमूलक, अतिशयोक्ति, अपनी अन्योक्ति आदि को किया है। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का इन्होंने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। और इनके अलंकारों में कौन कौन से खास रहे थे? उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार ज़्यादा रहे थे। और ऋतु वर्णन में सादृश्य मूलक हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया और अपनौति। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अपनौति ये है कि पास में यहाँ पे न लिखा हुआ है। अपनौति अलंकारों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और इनमें पदावली के जो भाग है वो भी मैं अभी विद्यापति की पदावली जो थी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ इनकी कृति मानी जाती है और प्रमुख मानी जाती है और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है।
प्राप्त वैष्णव 3 रूप। पदावली का पहला पाठ आता है वंदना। विद्यापति की रचित पदावली में पहला वंदना आता है। इसमें इष्ट वंदना की जाती है। अपने आराध्य देवता जो इष्ट वगैरह होते हैं पहला ये माना जाता है। और विद्यापति की किनके माने जाते हैं? शैव भक्त माने जाते हैं, शाक्त भी माने जाते हैं, वैष्णव भी माने जाते हैं, ब्राह्मण भी। अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से इन्होंने मत दिया। फिर पदावली की बात आती है वही संधि। वही संधि का अर्थ होता है कि दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे कोई शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, वैसे ये जुड़े हुए होते हैं एज भी, वैसे ही इसमें जुड़ा हुआ। जैसे कि वंदना ईश वंदना हो गई, उसके बाद अगला जो आएगा ना उसको जोड़ने के लिए वो वही संधि का एक छोटा सा पार्ट आता है वो होएगा। फिर तीसरा आता है नखशिख। नखशिख वर्णन। पदावली के ये भाग बता रही हूँ मैं, प्रारूप या भाग।